हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, इस वीडियो में हम लोग भूगोल वाले सेक्शन को कवर करेंगे और आज से भूगोल सीरीज जो है इसे शुरू किया जाएगा, जो आपके यूपी पीसीएस 2025 और आरओ एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसके अंतर्गत ये जो भी आपको इसमें कंटेंट देखने को मिलेंगे एनसीईआरटी बेस्ड, जैसे कि जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ज़्यादातर यूपी पीसीएस या फिर आरओ एग्जाम में हो गया, एनसीईआरटी बेस्ड ही पूछे जाते हैं। तो इसमें जो है एनसीईआरटी के जो भी इम्पोर्टेंट जो आपके 11-12 की एनसीईआरटी है उससे कंटेंट उठा करके ये वीडियो बनाया गया है और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इसमें ज्योग्राफी वाले सेक्शन को कवर करेंगे और इसमें देखिए जो इसके पहले पार्ट में हम लोग थोड़ा बहुत देखेंगे, बाकी पूरा जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसको बहुत ही अच्छे से डिटेल कवर किया जाएगा और ये मेरे ख्याल से 3-4 वीडियो में इसे प्रॉपर पूरा कवर कर दिया जाएगा और ये जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो टाइम निकाल करके इसको जरूर देख लिया करें, क्योंकि यह जो सेक्शन है ज्योग्राफी वाला, जहाँ से आरओ में ही अगर हम बात करें तो कम से कम 25 से 27 क्वेश्चंस जो है पिछली बार जो पेपर आपका टल गया, जो रद्द हो गया, उसमें देखने को मिला था। तो ये इस सेक्शन को नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते। तो इसमें जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी से कंटेंट उठा करके यह वीडियो बनाया गया है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो है हम ज्योग्राफी वाले सेक्शन को कवर करेंगे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। भूगोल के विषय में जो मूलभूत जानकारी है इसके बारे में अगर हम देखें, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का जो प्रयोग है इरेटोस्थनीज ने किया था, जो एक ग्रीक विद्वान थे और 276 से 194 ईसा पूर्व में इन्होंने इसका क्या किया था, प्रयोग किया था। ठीक है, तो भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले इरेटोस्थनीज द्वारा किया गया था, जो कि एक ग्रीक विद्वान थे। और यह शब्द ग्रीक भाषा की दो मूल शब्द जियो और ग्राफोस से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। ठीक, उसके बाद विद्वान ने भूगोल को मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन के रूप में भी परिभाषित किया। हिकैटियस इन्होंने अपनी पुस्तक जस पीरियोडस अर्थात पृथ्वी का वर्णन में सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश इन्होंने किया था। स्ट्रैबो के अनुसार भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशीय पिंड, स्थल, महासागर, जीव जंतु, वनस्पति, फल एवं भूधरातल के क्षेत्र में देखे जाने वाले प्रत्येक अन्य वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त कराना है। ठीक है, किसके अनुसार? स्ट्रैबो के अनुसार। तो इसमें जो कुछ भूगोलवेत्ता है, ठीक है, उनके द्वारा क्या सिद्धांत दिया गया है या फिर से पृथ्वी या फिर ब्रह्मांड के बारे में उन्होंने क्या कहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये इससे जो है क्वेश्चन बन सकता है। बाकी इसके अगर हम देखें, इसके अगर अक्षांश देखिए, इसके आगे अगर हम कुछ देखें, जैसे कुछ अन्य भूगोलवेत्ता जो है जिनके द्वारा कुछ जो है सिद्धांत दिया गया है, जैसे भूगोल का जनक किसे माना जाता है? भूगोल के जनक की अगर हम बात करें, भूगोल का जनक माना जाता है हिकैटियस को। हिकैटियस, इनको भूगोल का जनक माना जाता है। वर्तमान भूगोल का जनक अगर हम बात करें, वर्तमान भूगोल के जनक की, तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को वर्तमान भूगोल का जनक माना जाता है। ज्योग्राफी शब्द का पहली बार प्रयोग जो किया था इरेटोस्थनीज ने किया था। भौतिक भूगोल का जनक माना जाता है, भौतिक भूगोल का जनक माना जाता है पोलिडोनियस को भौतिक भूगोल का जनक माना जाता है। ठीक है, पोलिडोनियस, इन्हें जो है भौतिक भूगोल का जनक माना जाता है। सांस्कृतिक भूगोल का जनक, सांस्कृतिक भूगोल का जनक माना जाता है कार्ल ओ सावर को। कार्ल ओ सावर को सांस्कृतिक भूगोल का जनक माना जाता है। विश्व ग्लोब का निर्माता माना जाता है। विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन बैहम को, माना जाता है। और विश्व मानचित्र का निर्माता माना जाता है, विश्व मानचित्र का निर्माता माना जाता है अनेकजी मेंडर को, ठीक, अनेकजी मेंडर। तो यह जो है कुछ भूगोलवेत्ता है और इनके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया है, ठीक है, और किसे जो है क्या माना जाता है, ठीक है, और भूगोल में क्या कह सकते हैं कि इतिहास में इन्हें जो क्या स्थान प्राप्त है उससे रिलेटेड जो ये आपकी जानकारी है ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी अगर आगे बढ़ें
तो इसके अंतर्गत जो है आपकी अक्षांश रेखाओं की बात करें, भूमध्य रेखा से उत्तर और दक्षिण की ओर कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है। और विषुवत रेखा के सबसे, जो विषुवत रेखा है आपका जो 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है, इसे सबसे लंबी अक्षांश रेखा या फिर विषुवत रेखा माना जाता है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर अक्षांश रेखाओं की लंबाई में कमी आती है, ठीक है। और विषुवत रेखा से ध्रुवों तक 90 अक्षांश, जैसे अगर हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर हम जाते हैं तो 90 अक्षांश रेखाओं तक अधिकतम दूरी तक जा सकते हैं, ठीक है। और 90 उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश की दूरी को उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव भी कहा जाता है, ठीक है। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को, उत्तरी डिग्री को उत्तरी अक्षांश रेखा और दक्षिणी डिग्री को दक्षिणी अक्षांश रेखा या फिर उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। बाकी इसके बारे में कुछ अन्य फैक्ट, जैसे जो 66 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश रेखा है, इसकी दूरी को आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त कहा जाता है, ठीक है। उत्तर में आपका आर्कटिक वृत्त, दक्षिण में अंटार्कटिक वृत्त है। सभी अक्षांश रेखाएं जो है एक दूसरे के समानांतर होती हैं, ठीक है। सभी अक्षांश रेखाएं जो है एक दूसरे के समानांतर होती हैं, ये आपका विषुवत रेखा हो गया। और ये सभी जो है एक दूसरे के समानांतर खींची जाती हैं, ठीक है, एक दूसरे के समानांतर खींची जाती है। सबसे लंबी जो अक्षांश रेखा है विषुवत 0 डिग्री की अक्षांश रेखा है। और जैसे जैसे हम उत्तर की ओर फिर दक्षिण की ओर जाते हैं, इसकी लंबाई में कमी आती जाती है। और 90 डिग्री की अक्षांश रेखा एक बिंदु मात्र है, ठीक है, एक बिंदु मात्र है, अर्थात यहाँ पे अक्षांश रेखा की जो लंबाई हो सबसे कम होती है, ठीक है। और दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, ये भी याद रखिएगा। और दो अक्षांशों के बीच की दूरी को गोर कहा जाता है, ठीक है, गोर कहा जाता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। बाकी देखिए, दो अक्षांशों के मध्य की जो दूरी है, दो अक्षांशों के मध्य की जो दूरी है, दो अक्षांशों के मध्य की जो दूरी है वह 111, दो अक्षांशों के मध्य की दूरी जो है 111 किलोमीटर होती है। विषुवत रेखा पर पृथ्वी, विषुवत रेखा जो है आपकी पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है, विषुवत रेखा पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है, ठीक है, जिन्हें उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है, इन्हें उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक। 23 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश रेखाएं क्रमशः कर्क रेखा और मकर रेखा के रूप में, ठीक है। 23 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा है, 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा और 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा जो है, इनको उत्तरी जो अक्षांश रेखा है इसको कर्क रेखा और दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, आप लोगों को पता ही है। बाकी देशांतर रेखाओं की अगर हम बात करें तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है इनको देशांतर रेखा कहा जाते हैं। और यह रेखाएं लंबवत होती हैं, यह रेखाएं लंबवत होती हैं लेकिन समानांतर नहीं होती हैं। और दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है वह 111.32 किलोमीटर होता है, ठीक है। देखिए, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होता है, 111 किलोमीटर। और दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी जो है 111.32 किलोमीटर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। प्रधानयामी उत्तर रेखा जो ग्रीनविच रेखा है, जिसे ग्रीनविच रेखा के नाम से जाना जाता है, यह सभी बिंदुओं को देशांतर 0 डिग्री माना गया है। देशांतर का जो मान है यह 0 से लेकर के 180 तक होता है। देशांतर जो है इसको ग्रीनविच मीन टाइम, प्राइमरी मेरिडियन टाइम या GMT भी कहा जाता है। दो देशांतरों के मध्य 4 मिनट का अंतर पाया जाता है, ठीक है, अर्थात पृथ्वी 10 देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लेती है, ठीक है, 10 देशांतर घूमने 4 मिनट का समय लेती है। और पृथ्वी जो है अगर हम पूर्व या फिर पश्चिम एक देशांतर, एक अक्षांश मतलब जो है 1 डिग्री जाते हैं, चाहे हम पूर्व जाएं या फिर पश्चिम में जाएं, 1 डिग्री अगर जाते हैं तो हमें जो है कितना जो अंतर मिलेगा 4 मिनट का, ठीक है। तो 1 डिग्री पूर्व या पश्चिम जाने पर समय में 4 मिनट का जो कह सकते हैं कि उसमें बदलाव देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे अगर हम पूर्व की ओर जाते हैं तो हमें 4 मिनट अधिक मिलेगा, पश्चिम की ओर जाते हैं 4 मिनट कम मिलेगा, ठीक है। और प्रत्येक 15 देशांतर पर 1 घंटे का अंतर पाया जाता है, ठीक है, 1 घंटे का अंतर पाया जाता है। अगर हम 0 डिग्री से पूर्व की तरफ जाते हैं 15 देशांतर, 0 डिग्री पे अगर 10 बज रहा है तो यहाँ पे जो है 11 मिलेगा टाइम, ठीक। और अगर हम पश्चिम की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पे 10 बज रहा है तो यहाँ पे 9 बजेगा, ठीक है। अर्थात 15 देशांतर पर 15 डिग्री अगर हम पूर्व या पश्चिम जाते हैं तो हमें समय में जो अंतर देखने को मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1 घंटे का मिलेगा, ठीक है, 1 घंटे का, याद रखिएगा ये। देखिए, विश्व को 24 टाइम जोन है इसमें बांटा गया है और इसके अंतर्गत प्रत्येक जोन 15 डिग्री के बराबर होता है, अर्थात 1 घंटे के बराबर होता है, ठीक है। ब्रिटेन के ग्रीनविच से गुजरने वाली जो देशांतर रेखा इसे 0 देशांतर या फिर मध्याह्न रेखा माना जाता है। 0 देशांतर रेखा कहाँ से होकर के गुजरता है, यह इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन बना है और बन भी सकता है। ग्रीनलैंड से होकर गुजरता है नॉर्वेजियन सागर, ब्रिटेन, स्पेन, अल्जीरिया, फ्रांस, माले, बुर्किना फासो और घाना, यहाँ से होकर के जो आपकी 0 देशांतर रेखा है ग्रीनविच टाइम,
यह गुजरती है। ठीक है, कहाँ कहाँ से? ग्रीनलैंड, नॉर्वेजियन सागर, ब्रिटेन, स्पेन, अल्जीरिया, फ्रांस, माले, बुर्किना फासो और घाना से। ठीक है, उसके साथ साथ यह अटलांटिक महासागर जो है यहाँ से भी होकर के गुजरती है। ठीक है, यहाँ से भी होकर गुजरती है। 1 डिग्री देशांतर को पार करने में पृथ्वी को 4 मिनट का, देखिए ऊपर जो बताया गया है, 1 डिग्री देशांतर को अगर हम पार करते हैं तो हमें 4 मिनट का अंतर देखने को मिलेगा। ठीक है, और यह जो मध्याह्न रेखा है 0 से 90 डिग्री जाने पर 6 घंटे का, ठीक है, 6 घंटे का समय लगता है। अर्थात अगर हम बात करें, ठीक है, 15 से डिवाइड करेंगे 4 को, 15 चौका 60, एक जो आपका 60 डिग्री अगर हम जाते हैं, ठीक है, 60 देशांतर जाते हैं तो हमें कितना? 4 घंटे का अंतर मिलेगा। ठीक है, इसमें 30 और जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 90, अर्थात 6 घंटा। ठीक, 90 डिग्री अगर हम जाते हैं, क्या कह रहा है कि 90 डिग्री जाने पर 6 घंटे का समय लगता है। सबसे अधिक टाइम जोन की बात करें, टाइम जोन वो रूस में है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, देखिए इसमें ज़्यादातर जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, उन्हें ही ज़्यादा इंक्लूड किया गया। ठीक है, और ये सभी आपके एनसीईआरटी से उठाए गए हैं, इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, बाकी देखिए प्रत्येक देशांतर का जो मानक समय है ग्रीनविच मीन टाइम से आधा घंटा की गुणक पर निर्धारित किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, आधे घंटे की गुणक पर इन्हें निर्धारित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की बात करें, 1884 ईस्वी में वाशिंगटन में हुए एक समझौते के अनुसार 180 देशांतर के जो समीप है, जो स्थल खंड को छोड़ करके, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो टोटल महासागरी भागों से गुजरा हुआ है। ठीक है, यह स्थलीय भागों से नहीं गुजरा है, यह याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक, और यह जो है स्थल खंडों को छोड़ करके यह एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। और यह रेखा प्रशांत महासागर में उत्तर से दक्षिण तक फैला है। प्रशांत महासागर में उत्तर से दक्षिण इसका विस्तार देखने को मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूर्व से पश्चिम की ओर यात्रा करने पर 1 दिन घट जाता है। पूर्व से पश्चिम की ओर यात्रा करने पर, ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर, अगर हम पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहे हैं तो 1 दिन कम हो जाएगा, और पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहे हैं तो यात्रा करने पर 1 दिन बढ़ जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या आर्कटिक महासागर, चूकी सागर है। ठीक है, चूकी सागर, बेरिंग जल संधि और प्रशांत महासागर से होकर गुजरता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किन महासागरों से होकर के गुजरता है? आर्कटिक महासागर, चूकी सागर, बेरिंग सागर और प्रशांत महासागर से होकर के अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। ठीक है, विषुवत रेखा की बात करें, पृथ्वी की मध्य सतह से होकर के जाने वाली यह रेखा उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के बराबर शून्य अक्षांश रेखा पर होती है। ठीक है, जिसे विषुवत रेखा कहा जाता है। विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है, ये भी आप लोगों को पता है। ठीक है, कटिबंध की बात करें, प्रत्येक गोलार्ध को ताप के आधार पर कई भागों में अर्थात कई कटिबंधों में विभाजित किया गया है। और इनकी अगर हम बात करें जैसे उष्ण कटिबंध की, तो यह विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंध कहा जाता है, जहाँ पे सूर्य की किरणें वर्ष भर सीधी चमकती हैं, अर्थात लंबवत होती हैं। और इस भाग का जो मौसम है सदैव क्या रहता है? गर्म रहता है। ठीक है, अर्थात 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्यवर्ती क्षेत्र को उष्ण कटिबंध कहा जाता है, जहाँ वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत रहती है और यहाँ का तापमान जो है अधिक पाया जाता है। ठीक है, उपोष्ण कटिबंध की बात करें तो 30 से 45 उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच जो क्षेत्र है, जहाँ पे कुछ महीने ताप अधिक रहता है और कुछ महीने ताप कम रहता है। ठीक है, इसे उपोष्ण कटिबंध कहा जाता है, 30 से 45 अक्षांशों के मध्यवर्ती क्षेत्र को। शीतोष्ण कटिबंध की बात करें तो 45 से 66 उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्यवर्ती क्षेत्र को। ठीक है, जहाँ पे सूर्य के ऊपर, जहाँ सूर्य कभी भी ऊपर अर्थात कभी भी यहाँ पे सूर्य शीतोष्ण कटिबंध वाले क्षेत्र में अर्थात 45 से 66 डिग्री वाले क्षेत्र में सूर्य कभी भी लंबवत नहीं होता है। यहाँ पे सूर्य की किरणें वर्ष भर तिरछी रहती हैं। ठीक है, वो सूर्य की किरणें वर्ष भर तिरछी रहती हैं और यह ताप हमेशा कम देखने को मिलता है। यहाँ पर ताप जो है हमेशा कम देखने को मिलता है। ध्रुवीय कटिबंध की बात करें तो यह 66 से 90 डिग्री मध्यवर्ती क्षेत्र उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के बीच का जो क्षेत्र है इसे ध्रुवीय कटिबंध कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे तापमान जो है अत्यंत कम रहता है और इसी के परिणाम स्वरूप यहाँ क्षेत्र हमेशा बर्फ से ढका रहता है। ठीक है, यह क्षेत्र हमेशा बर्फ से ढका रहता है। ब्रह्मांड के बारे में देखिए, समान रूप से अगर देखें तो पृथ्वी, ग्रह, उपग्रह, सौरमंडल, तारे, आकाश गंगाओं के सम्मिलित पुंज को ब्रह्मांड कहा जाता है। ब्रह्मांड के संबंध में क्लाउडियस टॉलमी ने कहा था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है। ठीक है, जो क्लाउडियस टॉलमी है इन्होंने कहा था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है। यह जो सिद्धांत है यह मान्य नहीं है। ठीक है, मतलब इनके द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था लेकिन इसे वैज्ञानिकों का मत नहीं मानता है। ठीक है, सूर्य और अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाश गंगाएं हैं और ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत है
वो भी इनके द्वारा दिया गया था। अन्य जो सिद्धांत हैं जैसे बिग बैंग सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक बड़े विस्फोट से हुई है और इस समय लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व यह घटना घटित हुई थी। ठीक है, यह फैक्ट पूछ लेता है। ठीक, 15 वर्ष पूर्व बिग बैंग सिद्धांत की मतलब बिग बैंग घटनाएं घटित हुई थी, जिसके बाद ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और इसका आयतन अति निम्न और तापमान बहुत अधिक देखने को मिला। इसका प्रमाण आकाशगंगाओं के बीच जो बढ़ती दूरी है इससे लगाया जाता है। ठीक है, वैज्ञानिकों ने माना था कि आकाशगंगाओं के बीच जो दूरी बढ़ रही है इससे हमें पता चलता है कि बिग बैंग जो घटना घटित हुई थी लगभग 15 अरब वर्ष पर पूर्व हुई थी, जहाँ का तापमान अत्यंत निम्न और जहाँ का आयतन अधिक निम्न था और तापमान बहुत अधिक उच्च था यहाँ का। ठीक है, हब्बल ने किस नियम का प्रतिपादन किया था? इनके द्वारा 1929 ईस्वी में डॉपलर सिद्धांत के आधार पर यह प्रमाणित किया कि ब्रह्मांड का विस्तार वर्तमान समय में भी हो रहा है और इन्होंने कहा कि रेड शिफ्ट परिघटना का प्रतिपादन, इन्होंने जो ब्रह्मांड के विस्तार को लेकर के रेड शिफ्ट परिघटना का प्रतिपादन किया था। यह याद रखिएगा, पूछ सकता है कि रेड शिफ्ट परिघटना किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था। ठीक है, किस भूगोलवेत्ता द्वारा दिया गया था या वैज्ञानिक द्वारा, याद रखिएगा। ठीक है, रेड शिफ्ट परिघटना का प्रतिपादन हब्बल ने ही किया था। अंतरिक्ष में रेड शिफ्ट परिघटनाएं ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार के साक्ष्य को क्या करती हैं? इंडिकेट करती हैं। बाकी हिंग बोसान की बात करें, 1960 में वैज्ञानिक जो पीटर हिंग से हैं, इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और इनके अनुसार इस ब्रह्मांड में हर खाली जगह में एक फील्ड बना हुआ है जिसे हिंग्स बोसान कहा जाता है और इस फील्ड में छोटे छोटे कण मौजूद हैं जिन्हें हिंग्स बोसान या फिर गॉड पार्टिकल्स कहा जाता है। ठीक है, यह सिद्धांत किसने दिया था? पीटर हिंग्स ने दिया था 1960 ईस्वी में, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, 1960 में इनके द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था। ब्रिटिश वैज्ञानिक जो हिंग्स हैं, इन्होंने 1964 में गॉड पार्टिकल्स अवधारणा को पेश किया और यह भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के जो बोसान थियरी है इस पर आधारित है। भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के इनके द्वारा जो बोसान थियरी दिया गया था इसी पर यह क्या है? आधारित है। ब्रह्मांड के इस रहस्य को जानने के लिए सर्न ने जुलाई 2012 में हिंग्स बोसान से मिलता जुलता सब एटॉमिक पार्टिकल्स की खोज की थी और इसके बाद जो है इसको क्या किया गया? इसको एक मान्यता मिली थी। ठीक है, खगोलीय पिंड, आकाश में दिखाई पड़ने वाले अनेक पिंड जैसे तारे हो गए, आकाशगंगा, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ये सभी जो है खगोलीय पिंड कहलाते हैं। इन सभी को संयुक्त रूप से सम्मिलित रूप से खगोलीय पिंड कहा जाता है। आकाशगंगा तारों का एक विशाल पुंज है। प्रत्येक आकाशगंगा में अरबों तारे हैं। आकाशगंगा को प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड कहा जाता है। यह इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, आकाशगंगा जो है इसे प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड कहा जाता है। ठीक, और मिल्की वे जो हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है जिसे सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। आकाशगंगा को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था और आकाशगंगा को प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, बाकी अगर और आगे बढ़े हम, आकाशगंगा की जो सबसे नज़दीक की मंदाकिनी है इसको देवयोनि या फिर एंड्रोमेडा कहा जाता है। देवयोनि या फिर एंड्रोमेडा कहा जाता है। आकृति के आधार पर जो आकाशगंगाएं हैं 3 प्रकार की होती हैं। एक है सर्पिला या फिर स्पाइरल। सर्पिला आकाशगंगा के केंद्र में तारों का अधिक जमाव देखने को मिलता है और यह तस्तरी के आकार की आकाशगंगा होती है। तस्तरी अर्थात ऐसी होती है। ठीक है, तस्तरी के आकार की आकाशगंगा होती है जैसे आपका एंड्रोमेडा है। दीर्घवृत्ती, यह ब्रह्मांड लगभग 2/3 आकाशगंगा दीर्घवृत्ती प्रकृति का है और यह सर्पिल आकाशगंगा से आकार में छोटी होती है। इसका जो आकार है अंडाकार होता है और इस प्रकार आकाशगंगा में नवीन तारों का क्या होता है? निर्माण नहीं होता है। किसमें? जो दीर्घवृत्तीय आकाशगंगा है इसमें नवीन तारों का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, अनियमितता, यह आकाशगंगाएं मुख्य रूप से नवीन तारों द्वारा निर्मित होती है। नवीन तारों द्वारा इनका निर्माण होता है। ठीक है, और तारामंडल की बात करें, आकाशगंगा में कुछ सुंदर और व्यवस्थित आकृति के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, और तारामंडल इन्हें कहा जाता है। ठीक है, जो आकाशगंगा में व्यवस्थित आकृति के रूप में पाए जाने जो तारों का समूह है इनको कहा जाता है तारामंडल। जैसे आपका मंदाकिनी हो गया, या आकाशगंगा में पाए जाने वाला सप्तऋषि मंडल, ओरियन हो गया, हाइड्रा, ध्रुव तारा और हरकुलीज, ये सभी क्या हैं? ये सभी जो है तारामंडल हैं, तो याद रखिएगा। ठीक है, बाकी और आगे अगर हम बढ़ें तो तारों की बात करें तो आकाशगंगा में गैस, धूल के बादल होते हैं। संभवतः धूल के एवं गैस की जो तारे हैं इन्हीं से जो धूल होते हैं और गैस होते हैं, ठीक है, इन्हीं से तारों का निर्माण होता है। और ये जो तारे हैं निरंतर ऊर्जा मुक्त करते हैं और सूर्य भी एक तारा है जिससे निरंतर ऊर्जा निकलती रहती है। ठीक, क्षुद्र ग्रह जो एस्टेरॉयड्स हैं, मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य में पाए जाने वाले छोटे आकाशीय पिंड हैं और इनका निर्माण भारी धातुओं से हुआ है। इनका जो निर्माण है भारी धातुओं से हुआ है। यह जो क्षुद्र ग्रह हैं पृथ्वी से टकराते हैं तो पृथ्वी की सतह पर विशाल गर्त बन जाता है। जैसे अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो महाराष्ट्र में जो लोनारका झील है, यह इसका एक एग्जाम्पल है।
अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा डॉट डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट किया गया था 24 नवंबर 2021 को। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जो क्षुद्र ग्रह जो एस्ट्रॉयड हैं यह पृथ्वी पे टकराने से इनको रोकना और इनको तोड़ करके 2 टुकड़ों में विभक्त कर देना, जिससे कि पृथ्वी पे टकराए ना और पृथ्वी पर जो जीवन है उसका उसे कोई नुकसान ना हो। ठीक है, जिसका उद्देश्य क्या था, क्षुद्र ग्रह विक्षेपण तकनीक का परीक्षण करना है ताकि भविष्य में इनको पृथ्वी से टकराने से रोका जा सके। बाकी नासा द्वारा ही ओसिरिस रिक्स मिशन भी भेजा गया था 2016 में, और यह बेन्नु क्षुद्र ग्रह जो है इसके बारे में अध्ययन करने के लिए भेजा गया था ओसिरिस रिक्स मिशन। ठीक है, कब भेजा गया था, 2016 में, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, बाकी धूमकेतु की बात करें, जो कॉमेट्स होते हैं यह हिमशीतित गैसों से निर्मित होते हैं। यह ऐसे चट्टानी एवं धातु पदार्थ हैं जो सूर्य से मिलने वाली उष्मा के कारण पिघल करके पूंछ बनाते हुए सूर्य के चारों ओर चले जाते हैं। और यह धूमकेतु जो है प्रत्येक 76 वर्ष के बाद दिखाई देते हैं। यह इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, धूमकेतु प्रत्येक 76 वर्ष बाद दिखाई देते हैं। ठीक है, प्रत्येक 76 वर्ष बाद धूमकेतु दिखाई देते हैं। और इसका जो पूंछ है सदैव सूर्य के विपरीत में होता है। जैसे मान लीजिए ये सूर्य है, इनके विपरीत में जो ये धूमकेतु है तो इसका पूंछ का जो विस्तार होता है इधर होता है। ठीक है, विकास होता है। ठीक, उल्का जो मेटियोर्स हैं, जो आपका मिटियोर्स हैं, यह उल्का क्षुद्र ग्रह या अन्य आकाशीय पिंडों के टुकड़े होते हैं और यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो वायुमंडल के घर्षण के कारण यह जल करके नष्ट हो जाते हैं। और अगर उल्का पिंड जो है बहुत बड़ा है तो यह पूरा नहीं जल पाता है और इसके कुछ टुकड़े पृथ्वी पर भी आ जाते हैं। ठीक है, पृथ्वी पर भी गिरते हैं। बाकी ज़्यादातर जो उल्काएं हैं वे वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद घर्षण के कारण जल करके वहीं पे समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, ब्लैक होल जो यह क्या है, यह अघूर्णनशील श्वेत वामन तारों का सीमांकन है जो लगभग 1.44 मिमी व्यास के बराबर होता है। इसको चंद्रशेखर सीमा भी कहा जाता है। और जब इसका द्रव्यमान सूर्य से बहुत अधिक हो जाता है तब इसमें विस्फोट और न्यूट्रॉन तारों का निर्माण होता है और इसका जो निर्माण है न्यूट्रॉनों से होता है, इसीलिए इसका पदार्थ अत्यधिक संघनित होता है। और ऐसे अत्यधिक सघन वाले पदार्थ से युक्त पिंड को ही कृष्ण छिद्र कहा जाता है। ठीक है, कृष्ण छिद्र अर्थात ब्लैक होल कहा जाता है। ठीक है, सौरमंडल सोलर सिस्टम की बात करें, सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्काएं, उपग्रह और आकाशीय पिंडों के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। सौरमंडल में सूर्य के अतिरिक्त उसके 8 ग्रह हैं और इसका जो आकार है तस्तरी नुमा प्लेट की तरह है। इसके मध्य में सूर्य स्थित है और संपूर्ण सौरमंडल का जो व्यास है यह लगभग 733 करोड़ मील है, यह भी याद रखिएगा। ठीक है, 733 करोड़ मील है। बाकी आपका देखिए सोलर सिस्टम है जिसमें सूर्य आपका केंद्र में है, बाकी ये मरकरी हो गया, अर्थ हो गया। ठीक है, ये आपका जुपिटर है, यूरेनस है। ठीक है, इधर वीनस हो गया, एस्ट्रॉयड बेल्ट है आपका, ये आपका एस्ट्रॉयड बेल्ट है, ये मार्स है, सैटर्न और नेपच्यून। ठीक है, पृथ्वी सूर्य से लगभग 2.496 गुणे 108 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आकार और संरचना की दृष्टि से सौरमंडल के ग्रहों को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह, यह इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। आकार की दृष्टि से सौरमंडल के जो ग्रह इनको 2 भागों में बांटा गया, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। ठीक है, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह। ठीक, यह इंपॉर्टेंट है। आंतरिक ग्रह के अंतर्गत कौन कौन आता है, आंतरिक ग्रह के अंतर्गत आ जाएगा आपका बुध आ जाएगा। ठीक है, शुक्र है, पृथ्वी है और मंगल है। इन सभी को आंतरिक ग्रह के अंतर्गत रखा गया। ठीक है, बाह्य ग्रह के अंतर्गत किसे रखा जाता है, इसके अंतर्गत रखा गया है आपके बृहस्पति को। ठीक है, बृहस्पति को, शनि को, अरुण को और वरुण को। ठीक है, इनको बाह्य ग्रह के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल यह आंतरिक ग्रह हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण यह बाह्य ग्रह हैं। ठीक है, और आंतरिक ग्रहों का जो घनत्व है अधिक होता है, बाह्य ग्रहों का घनत्व कम होता है। ये भी फैक्ट है, याद रखिएगा। सूर्य की बात करें, इसका जो आयु है लगभग 5 बिलियन वर्ष, 5 बिलियन वर्ष अर्थात 5 बिलियन वर्ष बाद सूर्य जो है जल करके समाप्त हो जाएगा पूरी तरह से। ठीक है, और यह सूर्य का जो वायुमंडल है या कह सकते हैं कि सूर्य जो है यह हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से मिलकर के बना है। और यहाँ पे ऊर्जा की जो उत्पत्ति होती है नाभिकीय संलयन द्वारा होती है। केंद्र का तापमान सेल्सियस में अगर हम देखें तो 15 मिलियन डिग्री से अधिक होता है। सूर्य की बाह्य या दीप्तिमान सतह को फोटोस्फीयर कहा जाता है जिसका तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है और इसमें सौर ज्वाला उत्पन्न होती है। सूर्य जो कि एक गैसीय गोला है जिसमें लगभग 71% हाइड्रोजन, 26.5% हीलियम पाया जाता है और 2.5% अन्य जो तत्व हैं, अन्य जो गैस हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो सबसे अधिक पाया जाता है सूर्य के
गैसीय गोले में, ठीक है, सूर्य में यह 71% हाइड्रोजन है, 26.5% है हीलियम, इन्हीं का मुख्य योगदान है। ठीक है, बुध की बात करें, यह सूर्य के सबसे नजदीक स्थित है और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। यह जो सूर्य की परिक्रमा करता है सबसे कम समय में करता है। बुध में तापांतर, बुध ग्रह पर तापांतर सबसे अधिक देखने को मिलता है। तापांतर का मतलब क्या है? अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान के बीच का जो अंतर होता है इसको तापांतर कहा जाता है। और यहाँ पे बुध पे अब तक सबसे अधिक तापमान जो दर्ज किया गया वो लगभग 600 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया। ठीक है, यहाँ में रात का तापमान जो है 173 डिग्री सेंटीग्रेड और दिन का तापमान 427 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, तो तापांतर इनके बीच में बहुत अधिक है। ठीक, इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/8 भाग है और यह प्रायः साय के तारे के रूप में, मतलब साज का तारा या फिर शाम के तारे के रूप में वर्ष में 3 बार दिखाई देता है। ठीक है, बुध वर्ष में केवल 3 बार दिखाई देता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। शुक्र की बात करें, यह सूर्य से दूसरा निकटतम ग्रह है, पृथ्वी की जुड़वा ग्रह के नाम से इसे जाना जाता है। यह सबसे चमकीला ग्रह है और इसके वायुमंडल में 97% CO2 गैस पाया जाता है। शुक्र के वायुमंडल में 97% CO2 गैस है। इसको भोर या सांझ का तारा कहा जाता है। इसका भी कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। इसकी जो परिक्रमण गति है यह विपरीत दिशा में है, क्लॉकवाइज। ठीक है, यह अन्य जो ग्रह हैं उनकी विपरीत दिशा में सूर्य की परिक्रमा करता है। ठीक, मंगल की बात करें, इसे लाल ग्रह कहा जाता है। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस, या इसके 2 उपग्रह हैं। इसकी सतह लाल है और लाल क्यों होती है? लौ ऑक्साइडों के कारण इसकी सतह लाल प्रतीत होती है। ठीक है, इसका जो ग्रह है, इस ग्रह का अर्थात मंगल ग्रह का सबसे ऊंचा जो पर्वत है वह निक्स ओलंपिया है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी है, ये भी कहाँ पे है? मंगल पे ही स्थित है और यह अपनी धुरी पर लगभग पृथ्वी के घूर्णन गति के बराबर ही गति करती है। ठीक है, बराबर ही करती है। और मंगल ग्रह पर भेजा गया अब तक जो मिशन है उस सोवियत संघ द्वारा मार्स 3 मिशन भेजा गया था। अमेरिका मार्स पाथ फाइंडर भेजा था, स्प्रिट रोवर, अपॉर्चुनिटी रोवर और क्यूरोसिटी रोवर भेजा गया था अमेरिका द्वारा। भारत द्वारा मंगलयान मार्स ऑर्बिटर मिशन भेजा गया था। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा मार्स एक्सप्रेस मिशन और यूएई द्वारा होप मिशन भेजा गया था। ठीक है, ये सभी मंगल ग्रह से संबंधित है, तो ये भी याद रखिएगा। बात करें अगर पृथ्वी अर्थ की, पृथ्वी का आकार, पृथ्वी जो है आकार की दृष्टि से 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है और पृथ्वी का जो अक्ष है उसके कक्ष तल पर लंबवत लगभग 23-23.5 डिग्री झुकी हुई है। ठीक है, और इसका एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी का जो रंग है यहाँ उपस्थित पानी के कारण यह हमें आकाश से नीला प्रतीत होता है। ठीक है, सूर्य से दूरी के अनुसार यह तीसरा ग्रह है। पृथ्वी एक परिक्रमा, एक चक्कर पूरा करने में 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लेती है और यही जो कुछ समय बचता है यह 4 वर्ष में एक दिन बन जाता है और यही 4 वर्ष बाद फरवरी जो है 29 का महीना होता है, जिसे लीप वर्ष कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी की जो गति है 2 प्रकार की होती है, एक घूर्णन गति है, एक परिक्रमण गति। घूर्णन गति पृथ्वी जो अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है और परिक्रमण गति जो यह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, और इन्हीं गतियों के कारण जो विभिन्न मौसमी घटनाएं या फिर से अन्य जो दैनिक गतियां देखने को मिलती हैं पृथ्वी पर, ये इन्हीं के माध्यम से होता है। ठीक है, जैसे दिन रात का होना, ऋतु परिवर्तन हो गया। ठीक है, इन सभी घटनाएं जो घटित होती हैं इन्हीं सब के कारण होती हैं। ठीक है, पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है और सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का जो तारा है वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। सूर्य के बाद उपसौर, देखिए पृथ्वी और सूर्य के बीच की सबसे कम दूरी को दर्शाता है। ठीक है, ये मान लीजिए आपका हो गया सूर्य। ठीक है, ये सूर्य है। ठीक, ये सूर्य है। ये मान लीजिए आपका पृथ्वी है और ये मान लीजिए ये घूमते हुए क्रम में पृथ्वी यहाँ पे पहुँच गई। ठीक है, ये जो दूरी है इसको हम क्या कहेंगे? ठीक है, ये जो दूरी है इसको हम कहेंगे अपसौर, अपसौर, और यह जो दूरी है इसको हम कहेंगे उपसौर। ठीक है, अर्थात पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की न्यूनतम दूरी को उपसौर कहा जाता है और पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है। ठीक है, अपसौर कहा जाता है। तो उपसौर और अपसौर यह सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी के संदर्भ में है। अधिकतम दूरी अगर है तो इसे अपसौर कहेंगे, न्यूनतम दूरी है तो इसे उपसौर कहेंगे। ठीक है, देखिए अपसौर की बात करें, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी है और यह स्थिति प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई को देखने को मिलती है। ठीक है, 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी है वो अधिकतम हो जाती है। ठीक है, और उपसौर की घटना कब घटित होती है? 3 जनवरी को होती है। ठीक है, उपसौर होगा आपका 3 जनवरी को। ठीक है, और अपसौर जो होगा ये आपका 4 जुलाई को होगा। ठीक, चंद्र ग्रहण की बात करें, जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो उसे चंद्रग्रहण कहते हैं। ठीक है, अर्थात सूर्य की रोशनी चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती है, उसे पृथ्वी बीच में जब आ जाता है तब इसे
पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है तो सूर्य की जो रोशनी है यह चंद्रमा पर नहीं पहुंचती है और इस स्थिति को चंद्र ग्रहण कहते हैं। ठीक है, यह स्थिति कब बनती है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है और इस स्थिति या जो स्थिति उत्पन्न होती है पूर्णिमा को होती है। किंतु सभी पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होता है यह सही नहीं है। ठीक है, यह क्वेश्चन बन सकता है ऐसे। ठीक है, पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होता है लेकिन सभी पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होता है, यह सही नहीं है। ठीक है, इसका कारण जो है पृथ्वी के सापेक्ष चंद्रमा का जो झुकाव है वो 5 डिग्री देखने को मिलता है। ठीक है, 5 डिग्री। सूर्य ग्रहण की बात करें, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं और यह घटना अमावस्या को होती है। यह घटना कब होती है? अमावस्या को। और वर्ष में न्यूनतम 2 बार और अधिकतम 5 बार ही सूर्य ग्रहण हो सकता है। यह इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। जो न्यूनतम सूर्य ग्रहण है वह वर्ष में 2 बार हो सकता है और अधिकतम सूर्य ग्रहण की घटना 5 बार हो सकती है। इससे अधिक नहीं हो सकती है और इससे कम नहीं हो सकती है। ठीक है, संक्रांति सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन को कहा जाता है। जब सूर्य उत्तरी दिशा में, जब सूर्य उत्तरायण होता है तब इसे उत्तरीय संक्रांति कहते हैं और जब सूर्य दक्षिणायन होता है तब इसे दक्षिणी संक्रांति कहा जाता है। ठीक, बाकी कर्क संक्रांति 21 जून को, जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है और इसे कर्क संक्रांति कहा जाता है और इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। कब? 21 जून को। मकर संक्रांति 22 दिसंबर को, जब सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है इसे मकर संक्रांति कहते हैं और इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और यह जो घटना है कब होता है? 22 दिसंबर को होता है। ठीक है, 23 सितंबर जिसे शरद विषुव कहा जाता है और 21 मार्च जिसे बसंत विषुव कहा जाता है। इस दिन संपूर्ण पृथ्वी अर्थात पूरे पृथ्वी पर दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कब? 23 सितंबर शरद विषुव और 21 मार्च बसंत विषुव के दिन पूरे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन देखिए इसमें कुछ और फैक्ट है, जैसे उपसौर और अपसौर है उसी प्रकार आपका उपभू और अपभू है। ठीक है, उपभू यह पृथ्वी और चंद्रमा के बीच न्यूनतम दूरी और अपभू पृथ्वी और चंद्रमा के बीच अधिकतम दूरी। ठीक है, तो उपभू अपभू क्या है? उपभू जो है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की न्यूनतम दूरी को उपभू कहा जाता है और पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की अधिकतम दूरी को अपभू कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, बृहस्पति के बारे में अगर देखें तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति में मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से मिलकर के इसका निर्माण हुआ। या कह सकते हैं कि बृहस्पति के वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैसें पाई जाती हैं। बृहस्पति के ज्ञात जो उपग्रह हैं इसमें आपका गैनीमीड है, कैलिस्टो है, ईओ है और यूरोपा है। यह इसके क्या है? यह इसके उपग्रह हैं। गैनीमीड यह सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, ये भी याद रखिएगा। और बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या टोटल कितनी है? 79 है। इनका पलायन वेग, बृहस्पति का जो पलायन वेग है वो सबसे अधिक होता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, सबसे अधिक होता है। अरुण की बात करें, इसकी खोज जो है विलियम हर्शेल ने किया था। अरुण की खोज विलियम हर्शेल द्वारा किया गया था 1781 में। आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसे लेटे हुए ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा अरुण को लेटे हुए, अरुण या यूरेनस को लेटे हुए ग्रह के नाम से जाना जाता है। और वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया गैसों से मिल करके यह बना हुआ है। उपग्रहों की संख्या 27 है और टाइटेनिया इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। किसका? अरुण यूरेनस का। ठीक है, सही आंसर कह रहे हैं यार। उपग्रहों की संख्या इसमें टोटल 27 है और जो आपका टाइटेनिया है इसका सबसे बड़ा उपग्रह है और इसका वायुमंडल हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया गैसों से मिलकर के बना। ये भी याद रखिएगा। इसे ही यूरेनस को ही लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है और आकार की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसकी खोज विलियम हर्शेल द्वारा की गई थी 1781 में। ठीक है, फिर आपका शनि सैटर्न, यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई देता है और वर्तमान समय में सबसे अधिक उपग्रहों की संख्या शनि की ही है। कितनी है? 82 है। ठीक है, इसका जो महत्वपूर्ण उपग्रह है, जो प्रमुख उपग्रह है वो आपका क्या है? टाइटन है। इस पर नाइट्रोजन युक्त वायुमंडल पाया जाता है। शनि का जो वायुमंडल है यह नाइट्रोजन से बना हुआ है। इसका घनत्व सभी ग्रहों और जल से कम होता है। ठीक है, अर्थात अगर शनि ग्रह को जल में छोड़ दिया जाए तो यह जल के ऊपर क्या करेगा? तैरेगा। ठीक है, जल से भी हल्का है। इसकी खोज जो है, वरुण की बात करें, नेपच्यून, इसकी खोज की गई थी जोहान गाले द्वारा 1846 ईस्वी में। वायुमंडल में उपस्थित गैसों में 80% हाइड्रोजन, 19% हीलियम और मीथेन गैसों से मिलकर के बना है। इसके उपग्रह का नाम है ट्रिटॉन। वरुण नेपच्यून के उपग्रह का नाम ट्रिटॉन है और इसके वायुमंडल का रंग हरा है। ठीक है, वरुण को हरा ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ये भी फैक्ट याद रखिएगा। ठीक है, चंद्रमा जब पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा का आकार प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा का कोई अपना प्रकाश नहीं है, यह सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है।
चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि इसका गुरुत्वाकर्षण शक्ति गैसों को बनाए रखने में असमर्थ है, जिस कारण इसमें जो है वायुमंडल नहीं पाया जाता है। ठीक है, चंद्रमा का जो घूर्णन है और परिक्रमण, यह इसके समय की बात करें तो 27 दिन 7 घंटा 43 मिनट में यह एक चक्कर लगाता है किसका, पृथ्वी का। ठीक है, एक चक्कर पृथ्वी का लगाता है। चंद्रमा का केवल आधा भाग अर्थात लगभग 59% भाग ही हमें पृथ्वी से दिखाई देता है। याद रखिएगा, चंद्रमा का केवल 59% भाग ही पृथ्वी से दिखाई देता है। ठीक, चंद्रमा की सतह पर पहली बार जो कदम रखा गया था नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था। एडविन एल्ड्रिन 21 जुलाई 1969 को अपोलो 11 मिशन के माध्यम से ये लोग गए थे। ठीक है, चंद्रमा का पिछला भाग या धूल के मैदान को शांति सागर या पीस सी कहा जाता है। याद रखिएगा, चंद्रमा का जो पिछला भाग है इसे शांति सागर या पीस सी के नाम से जाना जाता है। चंद्रमा का उच्चतम पर्वत है लिबनिट्ज। चंद्रमा का उच्चतम पर्वत लिबनिट्ज पर्वत है, जिसकी ऊंचाई लगभग 10,668 मीटर है। ठीक है, सुपर मून, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है तब सुपर मून की घटना घटित होती है। और ब्लू मून, जब एक कैलेंडर में 2 पूर्णिमा होती है तब इसको कहा जाता है ब्लू मून। याद रखेगा, सुपर मून जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होती तब इसे कहते हैं सुपर मून, और जब एक कैलेंडर में 2 पूर्णिमा होती तब इसको कहा जाता है ब्लू मून। ठीक है, प्लूटो, इसको ग्रह माना जाता था, लेकिन इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया गया था कि प्लूटो की ग्रह श्रेणी में नहीं रहेगा, और उसी समय अर्थात 2006 में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया और वर्तमान समय में इसे बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। ठीक है, तो ये ग्रह से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, वायुमंडल वगैरह, इसमें हम लोग देखे हैं। बाकी इसके अगले वीडियो में हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना हो गई, ज्वालामुखी, सुनामी वगैरह, बाकी अन्य जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं एनसीईआरटी से बेस्ड, ठीक है, उसे हम लोग देखेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और ये सारे जो भी आपके पॉइंट है, जो भी फैक्ट हैं, वो सब एनसीईआरटी से उठाए गए हैं। ठीक है, एनसीईआरटी से लिए गए हैं, इसलिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसे आप लोग अपना देखें और अपना फीडबैक जरूर दे दिया करें। अगर चाहते हैं कि ये सीरीज़ बढ़े, इस सीरीज़ को कंप्लीट किया जाए तो अपना फीडबैक दीजिएगा। ठीक है, जिससे हमें पता चले कि आप लोगों की वो सीरीज़ कैसा लगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।